तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे रिगार्डिंग मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम एंड और साथ ही साथ हाफ क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक कॉन्सेप्ट, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, हम लोगों ने क्या चीजें डिस्कस की थी। मैंने कहा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एवरी केस ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इन एवरी केस ऑफ फोर्सेज अप्लाइड इन एक्सपीरियंस हो रहा होगा। मोस्टली हम इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर रहे होते हैं या फिर इसको एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं थ्रू अ कोलिजन। तो हमने कोलिजन को थोड़ा बहुत समझा था लास्ट क्लास में। मैंने कहा था कोलिजन क्या होती है, जब कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट से या किसी दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से जाकर के हिट करे, हिट करने के बाद या तो दोनों मूव कर जाए, दोनों स्टिक कर जाए, एक स्टॉप कर जाए, दूसरा मूव कर जाए, ये आपके पास इनका जो इंटरेक्शन था ये कोलिजन कहला रहा था। हमने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि एक डेरिवेटिव है, आपके पास एक डेरिवेशन आती है उसकी सेकंड एंड थर्ड लॉ से। हमने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है कि जो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो टोटल आपके पास सिस्टम था, मतलब दोनों जो मासेस थे उन दोनों का जो टोटल मोमेंटम था कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद वो अमाउंट ऑफ मोमेंटम उतना ही रहेगा, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब मोमेंटम कभी भी जाया नहीं होगा। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, मतलब अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम डिक्रीज हुआ है लेट्स से बाय 100 न्यूटन सेकेंड्स, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट था उसमें मोमेंटम का इंक्रीज आया होगा एंड एग्जैक्टली बाय 100 न्यूटन सेकेंड इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने सेकंड थर्ड लॉ से भी देखी थी। सबसे पहले हमने कहा था, जो हमने एग्जाम्पल ली थी, एक कॉमन एग्जाम्पल हमने ली थी ऑफ टू ऑब्जेक्ट जो कि ऑपोजिटली डायरेक्टेड ट्रैवल करते हुए आ रहे थे। दो मासेस, मैंने कहा m1 और m2, दीज वर टू मासेस मूविंग विद द वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। तो उनका मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम्स इनके हो गए थे m1 u1 एंड m2 u2। दीज वर द दीज वर द इंडिविजुअल मोमेंटम्स बिफोर द कोलिजन। हमने कहा था इनका सम बराबर होगा आफ्टर द कोलिजन के। आफ्टर द कोलिजन में क्या हुआ था कि ड्यूरिंग द कोलिजन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाई। The applied force was equal and opposite, डेफिनेटली थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली बात हो रही है। ठीक है, तो जो मास वन है उसने फोर्स एक्सपीरियंस की टुवर्ड्स लेफ्ट, हमने उसको माइनस साइन के साथ लिखा था। जो मास टू है उसने फोर्स एक्सपीरियंस की थी टुवर्ड्स राइट, उसको और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स था, उसको हमने पॉजिटिव साइन के साथ इतना लिखा। ये था थर्ड लॉ। फिर मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ मैं ये कह सकता हूं कि ये जो F1 है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द ऑब्जेक्ट वन। इसी तरह ऑब्जेक्ट टू का जो फोर्स था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दैट ऑब्जेक्ट टू आ रहा था। यहां से हमने फिर एक ड्राइव की थी एक स्टेटमेंट कि जो टोटल मोमेंटम, जो सम ऑफ मोमेंटम बिफोर द कोलिजन बन रहा है वो सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन है। मैंने कहा था कि जिस किस्म का भी आपके पास कोलिजन हो रहा हो, और वो किस किस्म का कोलिजन है वो आज देखेंगे, कैसा भी कोलिजन है आपके पास, डिफरेंट कंडीशंस हो जाएंगी, लेकिन मोमेंटम वाली जो कंडीशन है वो हर कंडीशन ऑफ कोलिजन के अंदर वैलिड रहेगा। मतलब मोमेंटम जो है वो हर सूरत आपके पास कंजर्व रहने वाला है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं इसके ग्राफ बनाने से और उसके बाद फिर देखेंगे, मतलब जो इनके कोलिजन ग्राफ है, मोमेंटम टाइम ग्राफ वो बनाएंगे। और उसके बाद फिर ये है कि हम टाइप्स ऑफ कोलिजन एंड फिर थोड़ी सी बहुत कैलकुलेशंस वगैरह देखेंगे इसकी। तो जब हम मोमेंटम टाइप ग्राफ बना रहे होते हैं फॉर अ कोलिजन, तो हम बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन के इफेक्ट्स देख रहे होंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट वन। मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक कलर जिसको मैच कर जाए, चले। मैंने कहा बिफोर द कोलिजन ऑब्जेक्ट वन वाज मूविंग विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो उसका मोमेंटम भी कांस्टेंट था, मूवमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट थी, तो मोमेंटम भी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव थी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जनाब उसका बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वैल्यू थी, तो ये मैंने प्लॉट किया मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, दिस ओवर हियर इज m1u1। ठीक है, अच्छा जी, कलर इज नॉट विजिबल तो मैं दूसरा कलर यूज कर लूंगा यहाँ पे। दिस ओवर हियर इज m1u1। ठीक है, नाउ आफ्टर द कोलिजन लेट्स से कि आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि वो विद अगेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा था बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन,
तो मैंने कहा कि लेट्स से कि आफ्टर द कोलिजन, अभी वैल्यूज हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, हम रेंडम वैल्यूज को यूज करेंगे। तो मैंने कहा आफ्टर द कोलिजन, फॉर एग्जांपल, उसका जो कोलिजन, उसका जो मोमेंटम हो गया था वो ये था आपके पास। दिस इज द वैल्यू। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कोलिजन? ड्यूरिंग द कोलिजन इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस की थी। मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो फोर्स के बराबर होगा। ड्यूरिंग द कोलिजन एक स्ट्रेट ग्रेडियंट आपके पास, एक कांस्टेंट ग्रेडियंट बनेगा। दिस कांस्टेंट ग्रेडियंट वुड बी रिप्रेजेंटिंग द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट वन। अब अगर गौर करो तो आपके पास ये ग्रेडियंट नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स की डायरेक्शन भी क्या थी आपके पास, नेगेटिव थी। और यहां पे आफ्टर द कोलिजन दिस इज m1 v1, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ठीक है ना। अगर मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट टू की, तो ऑब्जेक्ट टू इनिशियली बिफोर द कोलिजन इट वाज ट्रैवलिंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन और एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम था। तो मैंने कहा कि लेट्स से कि वो मोमेंटम उसका कुछ ज्यादा मैग्नीट्यूड का था, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन मैंने शो कर दिया। एंड आफ्टर द कोलिजन उसका मोमेंटम इट मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, मतलब मोमेंटम पॉजिटिव हो गया था। अब वो मोमेंटम कितना होगा वो बहुत ध्यान से देखना है आपने। देखें, जितना चेंज, मतलब जितना डिक्रीज इन मोमेंटम ऑब्जेक्ट टू के अंदर आया था, उतना इंक्रीज इन मोमेंटम ऑब्जेक्ट वन के मोमेंटम में आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि आपको ग्रिड इजीली नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको बताऊं तो मैंने वन, सॉरी, दिस इज 1 2 3 4 एंड 4.5 स्मॉल बॉक्सेस का जो है वो चेंज शो किया था। तो ये जो ऑब्जेक्ट टू है इसमें भी क्या कहते हैं 4.5 स्मॉल बॉक्सेस का जो है वो चेंज आएगा, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का चेंज आ रहा है। मैं यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज नहीं है तो ग्रिड्स के हिसाब से देख रहा हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 4.5। तो इसका मतलब है कि फाइनल मोमेंटम इसका कुछ यहाँ होना चाहिए। तो मैंने कहा फाइनल मोमेंटम आपके पास ये हो गया। तो देखो इंडिविजुअल वैल्यूज में तो चेंज आ गया है, ठीक है, लेकिन जो चेंज का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के अंदर सेम था। तो दिस वाज m2 u2 इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, एंड दिस इज m1, सॉरी, दिस इज m2 v2 कोलिजन आफ्टर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। और ड्यूरिंग द कोलिजन डेफिनेटली इसने भी फोर्स एक्सपीरियंस की थी, तो वो आप एक स्ट्रेट लाइन मतलब ग्रेडियंट से शो करोगे। ग्रेडियंट अगेन सेम होगा और ग्रेडियंट इक्वल भी होगा, मतलब जितना ग्रेडियंट F1 का था उतना ही ग्रेडियंट F2 का होगा। बट क्योंकि फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में थी, तो एक का ग्रेडियंट अगर नेगेटिव है, मतलब ये ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो ये ग्रेडियंट आपके पास पॉजिटिव है। वैल्यू दोनों की क्या होगी आपके पास, सेम है। तो पहला पार्ट आपको बता रहा है मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, दूसरा पार्ट मोमेंटम बता रहा है आफ्टर द कोलिजन। चेंज इक्वल आ रहा है दोनों के अंदर, ये जितना डिक्रीज हो रहा है उतना ये इंक्रीज हो रहा है, जिसको हमने बोला था एक्सचेंज हो जाएगा। ये जो आपके पास ग्रेडियंट्स हैं ये एक्सर्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड फोर्स बता रहे हैं, जो कि ऑपोजिट है ना। आखिरी चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे टाइम चल रहा है, तो ये जो आपके पास टाइम है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द टाइम ऑफ कोलिजन, जिसे मैं इंटरैक्शन टाइम यहां से लेके यहां तक का, जिसे मैं इंटरैक्शन या फिर इम्पैक्ट टाइम का नाम दे सकता हूं। सो दिस टाइम इज बेसिकली इम्पैक्ट टाइम या फिर इंटरैक्शन टाइम। ये यहां से लेके यहां तक का जो हमने टाइम इंटरवल। तो कोलिजन में अब डेफिनेटली किसी भी किस्म का कोलिजन हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं बिफोर द कोलिजन, तो यही ग्राफ आपके पास पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है बाद में भी दोनों राइट पे जा रहे थे, तो ये इस तरह चला गया, ये इस तरह चला गया। हो सकता है कि दोनों आपके पास पॉजिटिव में रहे, हो सकता है दोनों नेगेटिव में रहे, लेकिन ये जो शेप बन रहा है ना इसका एक्स शेप, ये लाजमी बनेगा, क्योंकि एक का मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, दूसरे का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। फोर्सेस हैव टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ग्रेडियंट्स हैव टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है। तो ये इसका मोमेंटम टाइम ग्राफ बनता है, इसकी कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं, जब मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, व्हाट इज टाइप ऑफ कोलिजन, किसी भी टाइप का से क्या मुराद है। देखो कोलिजन को हम कुछ कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले मेजर टाइप्स की बात कर लेते हैं।
व्हाट आर मेजर टाइप्स ऑफ कोलिजन? हम मेजरली अपने कोलिजन्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं. A collision may be an elastic collision. A collision may be an inelastic collision. ठीक है, ये दो किस्म के collisions हैं हमारे पास. इलास्टिक कोलिजन, अब इलास्टिक का वर्ड हम चेंज इन मोमेंटम में समझ चुके हैं, तो यहाँ पे इसको रिकॉल कर रहे हैं बस. इलास्टिक का मतलब ये था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास लॉस नहीं हो रही. तो हम ये बोलेंगे द कोलिजन इन विच नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, या फिर अ कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स ही मिला करके, the total kinetic energy remains conserved before and after the collision या फिर during a collision. तो such a collision is referred as an elastic collision. पहले इसके बारे में लिख लेते हैं. मैंने कहा हम लिख रहे हैं elastic collisions के बारे में. The total kinetic energy before the collision is equals to total kinetic energy after the collision. Momentum या collision is said to be an elastic collision. ठीक है, अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर आपके पास चेंज नहीं हो रही है, वही है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम आपके पास क्लासिफाई किया जाएगा एज एन इलास्टिक कोलिजन. अब व्हाट डू वी मीन बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी? टोटल काइनेटिक एनर्जी को निकाल किस तरह रहे हैं, तो वो यहाँ पे देखो. जब हम काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर चेक कर रहे हैं. तो बिफोर द कोलिजन वुड बी हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर. दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द सिस्टम, बिफोर द कोलिजन, एंड इट शुड बी इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m2 v2 का स्क्वायर. फिर वही वाली बात है कि इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज कम या ज्यादा हो सकती हैं. डेफिनेटली वेलोसिटीज कम या ज्यादा हो रही हैं, मोमेंटम कम ज्यादा हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है. तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इंडिविजुअल, तो काइनेटिक एनर्जीज कम ज्यादा होंगी. पहले किसी ऑब्जेक्ट की, मतलब फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ए, इट हैज अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई. लेकिन दूसरे का मोमेंटम बढ़ रहा था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी. तो जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी था वो सेम रहा. तो हम सम की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे. एक बात. दूसरी बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है, दूसरी बात नोट करने वाली ये थी कि देखो यहाँ पे हमने कोई माइनस साइन वगैरह नहीं लगाया, यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह की तो बात ही नहीं की है. डायरेक्शन की बात क्यों नहीं की? डायरेक्शन की बात इसलिए नहीं की, ये बहुत कॉमन सी बात है, स्टिल बच्चों से मिस्टेक हो जाती है. डायरेक्शन की बात इसलिए नहीं की क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है. काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं होता. डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव नेगेटिव के कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने नेगेटिव साइन को नहीं लगाया. जब हम सम निकाल रहे होंगे तो हम डायरेक्टली ऐड कर रहे होंगे. सिर्फ हम लोग यहाँ पे किसी किस्म का इसको ऐड, मतलब प्लस माइनस का साइन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है. What is the other form of what is the other major type of collision? वो है आपके पास inelastic collision. Inelastic collision क्या होगा? If the kinetic energy does not remain the same before and after, a fraction of kinetic energy get lost during the collision. The collision is referred as elastic collision. Inelastic collision. अब अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है तो वो किस फॉर्म में लॉस हो रही है? पता है ना, काइनेटिक मतलब एनर्जी तो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती है, किसी अदर फॉर्म में ही गई होगी. तो काइनेटिक एनर्जी जो थी टोटल कोलिजन में, उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन
हो सकता है कि साउंड के फॉर्म में चला जाए, टकराने की आवाज आई थी। हो सकता है कि हीट के फॉर्म में चला जाए, मतलब हीट जनरेट हो गई ड्यूरिंग द ड्यू टू द कोलिजन। हो सकता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चला जाए, एज इन के ड्यूरिंग द कोलिजन डिफॉर्मेशन अगर हो जाए, परमानेंट और टेम्पररी व्हाटसोएवर। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन लॉस हो चुका है, तो ये अब ये थोड़ा सा लॉस आया था, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर दो चीजें टकराएंगी आवाज तो आएगी, कम से कम आवाज तो आएगी। अगर बेंड नहीं हो रहे, लेट्स से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जाया नहीं हो रही, किसी किस्म की सिग्निफिकेंट हीट लॉसेस नहीं हुए थे, स्टिल टकराने की आवाज तो सर कम से कम आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम यूं समझेंगे प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हमारे पास कोई भी ऐसा कोलिजन नहीं है जिसको हम ये बोलेंगे जनाब ये इलास्टिक कोलिजन है। प्रैक्टिकली एवरी कोलिजन इज एन इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब प्रैक्टिकली काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व। ठीक है, तो इस बात को जरा लिख लेते हैं हम लोग। हम लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी डज नॉट remains conserved and a fraction is lost in heat, sound. The collision is referred as inelastic collision. ठीक है, और जैसे कि अभी हमने कहा कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो जितने भी कोलिजन्स की हम बात करेंगे वो इनइलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। हम एक एग्जांपल देते हैं इन इलास्टिक कोलिजन्स की। वो होती है कोलिजन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। अब ये बहुत ही क्लोज्ड अप्रोक्सीमेशन है, 100% इलास्टिक ये भी नहीं होती है। ठीक है, तो मोस्ट केसेस में आप देखोगे कि हम अज्यूम कर रहे होंगे, अजम्पशन ले रहे होंगे कि भाई अज्यूम दैट दी द कोलिजन इज इलास्टिक। तो मतलब हम अज्यूम करेंगे कि किसी किस्म की आवाज भी नहीं आई थी, किसी किस्म की हीट लॉसेस भी नहीं हुए थे, कोई डिफॉर्मेशन भी नहीं हुई थी, किसी किस्म के लॉसेस आपके पास नहीं आ रहे। जितनी काइनेटिक एनर्जी का सम पहले था उतना ही काइनेटिक एनर्जी का सम बाद में भी है। सो दीज आर द टू मेजर टाइप्स। ठीक है, अब फिर मैं रिपीट करूंगा, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे कोलिजन इन इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ये बात मैं बार बार दोहराता रहूंगा क्योंकि हम 90% अपनी कोलिजन्स को मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन से ही सॉल्व कर रहे हैं। मोमेंटम तो हर हाल में कंजर्व रहने वाला है, तो वो जो आपने पढ़ा था कल और आज रिव्यू किया था वो तो वैलिड है। अब आ जाए टाइप्स, नहीं मैं बोलूंगा वेरिएशंस। ठीक है ना, वेरिएशंस क्या क्या हो सकती है कोलिजन के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अहम वेरिएशन वो है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या है? हेड ऑन कोलिजन है जब दो ऑब्जेक्ट, टकराने वाले ऑब्जेक्ट, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन एक सिंगल लाइन के अंदर ट्रैवल करते हैं। जैसे ये एग्जांपल मैंने यहां बना रखी, जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने कल जो की थी, ये जो डायग्राम हम लोगों ने आज भी रिव्यू किया और कल भी देखा था। एक सिंगल लाइन में आ रहे थे, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में टकराए और स्ट्रेट लाइन में ही उसी एक्सिस के ऊपर ही वापस चले गए, उसी लाइन के ऊपर वापस चले गए। ठीक है ना, ऐसा कोलिजन आपके पास हेड ऑन कोलिजन कहलाएगा। हेड ऑन कोलिजन, जब भी दो ऑब्जेक्ट हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं तो यूं समझ ले कि वो जो टकराने वाले ऑब्जेक्ट बिल्कुल फेस टू फेस टकरा रहे हैं। जैसे अब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे दो गाड़ियां टकराए, इस तरह के बोनेट टू बोनेट टकरा रही है। ठीक है ना, या बोनेट टू रेयर, या फिर जिसे कहते हैं ट्रंक, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में सिंगल लाइन के अंदर जाकर के टकरा रही हो, ये हेड ऑन कोलिजन कहलाएगा। हेड ऑन कोलिजन में आपके पास जो एक्सर्टेड फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, क्योंकि फुल बॉडी कांटेक्ट है ना, हेड ऑन के अंदर बिल्कुल आमने सामने आकर टकराए, फुल बॉडी कांटेक्ट है। तो जो फोर्स एक्सर्टेड एंड एक्सपीरियंस, मतलब दोनों फोर्सेज जो होंगी आपके पास वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की फोर्सेज होंगी।
इसका मतलब ये है कि जो एक्सचेंज या फिर ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होगा वो सबसे ज्यादा होगा ड्यूरिंग एन एन हेड ऑन कोलिजन। अब यूं समझो फोर्स ज्यादा, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ज्यादा, तो अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जाओ तो जो नुकसान खुदा ना खास्ता होनी है, जो भी इंपैक्ट आना है, जो भी इफेक्ट आना ऑफ द कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन के नतीजे में सबसे ज्यादा आने होंगे। अब इमेजिन करो कि आप भागते हुए जा रहे हो, अल्लाह ना करे, लेकिन आप भागते हुए जा रहे हैं, सामने से आप फेस टू फेस किसी बंदे से टकरा गए, आपको भी शदीद लगेगी, उसको भी शदीद लगेगी, ठीक है ना। क्यों शदीद लगी थी? क्योंकि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई हुई थी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपने एक्सपीरियंस की थी, मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम वहां पे हुआ। दो गाड़ियां हेड ऑन टकरा जाए, ठीक ठाक बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। साइड बाइज अगर टकरा जाते हैं आपके पास, ठीक है, तो इन दैट केस डिपेंड करता है कि किस मैग्नीट्यूड का वो कोलिजन था, क्या इफेक्ट थे। बहुत कम भी होता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। हेड ऑन में मैक्सिमम होता है। तो हेड ऑन कोलिजन आप किसे कह रहे हैं? हेड ऑन कोलिजन आप कह रहे हैं कि व्हेन कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट्स, या फिर इसको इस तरह लिख देते हैं, when the colliding object travels in same line before and after collision। एक सिंगल लाइन के अंदर जा रहे थे, सिंगल लाइन के अंदर वो ट्रैवल कर रहे थे बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना। होगा क्या? इसके की पॉइंट्स ये हैं कि मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। नुकसान जो होगा वो खतरनाक किस्म का सा होगा, ठीक है। अब इसका काउंटर पार्ट क्या है? इसका काउंटर पार्ट ये है, अब इसको नॉन हेड ऑन तो नहीं कह सकते, तो एक समझने के नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, स्कैटर, ठीक है ना। स्कैटर कर रहे हैं, साइड वेज टकरा रहे हैं, साइड वाइज टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद स्कैटर कर रहे हैं इन टू डायमेंशंस, ठीक है। तो आप इसे स्कैटरिंग भी कह सकते हो, इसको आप साइड वाइज कोलिजन भी कह सकते हो, इसको आप कोलिजन इन टू डायमेंशंस भी कह सकते हो। टेक्निकली जो इसका नाम दिया जाता है कोलिजन इन टू डायमेंशन या इंटरैक्शन इन टू डायमेंशन है। अब वो किस तरह है वो जरा यहाँ पे विजुलाइज करना, कि अब मैंने जो कोशिश की डायग्राम में इसको समझाने की, कि लेट से कि जो टकराने वाले ऑब्जेक्ट हैं उनका जो मूवमेंट एक्सिस था वो डिफरेंट था। तो लेट से कि ये जो पर्पल वाला ऑब्जेक्ट है ये इस लाइन में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, और हमारे पास ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, मतलब ये इसका एक्सेस था, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, ये इसका एक्सेस था, ठीक है। अब जब ये टकराएंगे तो डेफिनेटली इनका टकराना आपस में साइड वाइज हुआ था। इनकी ट्रैवलिंग में वो ट्रैवल एक्सिस बना दूं इनका, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, मतलब इस एक्सिस पे रहते हुए ट्रैवल कर रहा है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ ट्रैवल है, ये इसका लाइन ऑफ ट्रैवल है, ठीक है। आई होप डायग्राम आपको कंफ्यूज ना कर रही हो बस। ये इनका इंडिविजुअल लाइन ऑफ ट्रैवल है। प्रीवियस नोट्स ये वाले, ठीक है, चले। सो मैंने कहा, अब जब ये टकराए हैं अपनी इंडिविजुअल लाइन ऑफ ट्रैवल पे चलते हुए, तो ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, अब जब ये टकराए तो द फेस, जो एक दूसरे को ये फेस कर रहे हैं, ये साइड वाइज कर रहे हैं, तो इतनी डिटेल है नहीं, बस मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अब ये जो फोर्स लगाएगा, देखें हमेशा देखा है कॉन्टैक्ट फोर्स लगती है सरफेस से परपेंडिकुलर। तो ये वो दो सरफेस हैं जो आपस में इन कॉन्टैक्ट आए। तो इस सरफेस ने अपने से परपेंडिकुलर यहाँ एक फोर्स लगाई, इस सरफेस ने अपने से परपेंडिकुलर यहाँ एक फोर्स लगाई। अब क्योंकि ये जो दो फोर्सेस एक्सपीरियंस एंड एक्सर्ट कर रहे हैं वो इन डिफरेंट एक्सेस हैं, तो जो चेंज इन मोमेंटम आया वो डिफरेंट एक्सेस के ऊपर आया। और एक पॉसिबल मैंने आउटकम मैंने कहा कि ये इधर चला गया और ये इधर चला गया आपके पास,
ठीक है। तो ये स्कैटर कर गए, या फिर अगर टेक्निकली देखा जाए तो दो डिफरेंट डायमेंशंस में निकल गए हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई दोनों मोमेंटम के आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सच अ मोमेंटम इज रेफर्ड एज अ टू डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, तो टू डायमेंशनल कोलिजन हम किसे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि व्हेन कोलाइडिंग बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल इन डिफरेंट लाइंस एंड इवन एक्सेस, एक एग्जाम्पल अभी और करवाता हूं, इवन एक्सेस बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। अब ये जो फोर्स होगी, कितनी फोर्स लग रही है, क्या इंपैक्ट है कोलिजन का, कितना एक्सचेंज इन मोमेंटम आ रहा है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल मोमेंटम, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ कोलिजन, एंगल ऑफ द फोर्स, कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा। तो हम ये नहीं कह सकते मैक्सिमम है, हम ये नहीं कह सकते मिनिमम है। ठीक है, अब इसको तो आप खुद ही समझ सकते हो। जैसे कॉरिडोर में चल रहे हो, बाजू का आपका शोल्डर किसी दूसरे बंदे से टकरा गया, एट टाइम्स वही इंपैक्ट ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है ना, गिर जाते हैं, बहुत जोर से लग जाती है, बाजू का नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दैट दैट टोटली डिपेंड्स कि आपका इंडिविजुअल मोमेंटम्स आप लोग क्या थे, आपका इम्पैक्ट का एंगल क्या था। ठीक है, बस मैक्सिमम कब होगा, जब हेड ऑन टकरा है, राइट। अब मैंने डिफरेंट एक्सिस में एक एग्जांपल, मतलब ऐसा भी हो सकता है, जिससे चलिए डायग्राम बनी भी, मैं इसी को बना देता हूँ। ये भी मोमेंटम इन टू डायमेंशन है, ऑल्दो ये किसी और चीज की एग्जांपल है, लेकिन ये टू डायमेंशन की भी एग्जांपल है कि एक बिल्कुल ही एक्स एक्सिस पे चलता हुआ आ रहा था, एक बिल्कुल ही वाई एक्सिस पे चलता हुआ आ रहा था, टकराए, टकराने के बाद एक्स एंड वाई के दरमियान वाले प्लेन के ऊपर चलना शुरू हो गया। तो दिस इज ऑल्सो अब कोलिजन इन टू डायमेंशंस। ठीक है, मोस्टली हमारी जितनी भी इनिशियल एग्जांपल्स और जितनी मैथमेटिक्स, जितनी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे, वो वन डायमेंशन के होंगे, और टू डायमेंशंस को हम बिल्कुल आखिर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें जी। अब देखें थर्ड आपके पास वेरिएशन। थर्ड, अच्छा, ये जो वेरिएशंस मैं करवा रहा हूँ, ऐसी मतलब कोई ऐसी सब टॉपिक नहीं है, बस ये वेरिएशन बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट वेरिएशन जो इसको एग्जामिनर यूज करता है ना, हम उनको यूज कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट वेरिएशन जो एग्जामिनर जिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेगा, वो है एक ऐसा केस जहां पर टकराने वाले ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन स्टिक कर जाए और एज अ सिंगल बॉडी मूव करना शुरू कर दें। for example, this was stationary or moving, but stationary, let's say in one example, और यहां से एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा था, ये इससे टकराया, टकराने के बाद ये दोनों अलग अलग ट्रैवल नहीं किए, टकराने के बाद दोनों मिल करके ट्रैवल कर रहे हैं। ये भी आपने देखा होगा कि अगर आप कैरम के एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर आपने बहुत डीपली कैरम को समझा है और खेला है, तो बाजों का हम ये काम भी कर रहे होते हैं कि एक अच्छा सा जो एक प्ले होता है उसके अंदर हम स्ट्राइकर को हिट करते हैं, वो उस डिस्क को, जो छोटी वाली डिस्क होती है जिसको हम गोटी कहते हैं, वो उसको हिट करता है और उसको अलोंग लेकर के चलता है जहां तक उसको जाना होता है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जनाब आपके पास जो है वो, या फिर एक फास्ट मूविंग कार थी और वो किसी स्टेशनरी कार को हिट की और उसको साथ, जैसे हम नॉर्मल लफ्जों में बोलते हैं, घसीटते हुए ले गई। तो वो ये वाली चीज है कि अगर वो घसीटते हुए ले जाए तो हम उसे स्टिक टुगेदर कह रहे हैं। अब यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात कि अगर स्टिक टुगेदर करिए तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह अप्लाई होगा, और ये किस क्लास के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, वो जरा गौर से समझेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस तरह लगता है कि देखें, बिफोर एंड आफ्टर के केस देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेट्स से अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कह रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर सेम रहना चाहिए। अगर मोमेंटम को कोलिजन से पहले देखूं तो m1 u1 था, कोलिजन के बाद देखूं तो m2 u2 था। लेकिन सॉरी, दोनों कोलिजन से पहले हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। लेकिन अगर कोलिजन के बाद देखूंगा तो क्योंकि ये जुड़ चुके हुए हैं, तो इनका मास अब कलेक्टिवली कंसिडर किया जाएगा m1 + m2, मतलब एज अ सिंगल मास कंसिडर किए जा रहे हैं, ये दोनों का मास ऐड हो चुका है। फॉर एग्जांपल, इफ दिस वाज 2 kg, दिस वाज 3 kg, आफ्टर द कोलिजन दे आर 5 kg का एक सिंगल मास है। अब मास ही सिंगल है, तो इनकी एक कॉमन वेलोसिटी होगी, दे मूव विद यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी, और वो आपके पास हमने लिखा v, नो v1 नो v2, एक सिंगल वेलोसिटी। सो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट स्टिक कर गए हैं तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह लगा रहे हो, m1 u1 + m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 + m2 इनटू
वी, एक ही वेलोसिटी के साथ चलेंगे। अच्छा, ये जो स्टिक टुगेदर का केस है ये टू डायमेंशन में भी हो सकता है। जैसे एक सवाल है पास पेपर की ही एक एग्जांपल को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो m1 u1 से यहाँ चलता हुआ आ रहा था, एक m2 u2 से यहाँ चलता हुआ आ रहा था। दोनों परपेंडिकुलर मूवमेंट शो कर रहे थे। बिफोर द कोलिजन दे वर ट्रैवलिंग इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। टकराने के बाद दे गॉट स्टिक टुगेदर एंड दे मूव विद अ सर्टेन एंगल, और वो ये वेलोसिटी। ठीक है। अब यहाँ पे कमाल की चीज देखो, अगर आपको रिजल्टेंट मोमेंटम निकालना है तो आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो। सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है, सिंस ये टू डायमेंशन का केस है, सिंस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो यस आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जिस तरह आप वेक्टर्स को सॉल्व किया करते थे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास P1 था इन एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट, मेरे पास P2 था इन वाई एक्सिस अपवर्ड्स। टकराने के बाद दोनों एक सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू हुए, रिजल्टेंट मोमेंटम आपके पास ये आ गया। तो क्या रिजल्टेंट मोमेंटम को मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ? यस, डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिजल्टेंट मोमेंटम इज बेसिकली P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि दिस PR इज बेसिकली बाय मैग्नीट्यूड इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। लेकिन अगेन बात है कि ये वी किस तरह निकलेगा, ये वी डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम से निकल रहा है। तो बहरहाल ये एक छोटा सा, मतलब एग्जैक्टली ये चीज नहीं करवा रहा, बताने का मकसद ये था कि आपके पास वन डायमेंशन कोलिजन के अंदर, टू डायमेंशन कोलिजन दोनों के अंदर इलास्टिक और स्टिक टुगेदर के केसेस आ सकते हैं। अब एक कमाल की बात, अगर ऑब्जेक्ट स्टिक कर जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार नहीं बोलेगा एग्जामिनर आपको, लेकिन बार बार इस चीज का सवाल जरूर पूछेगा। If the two colliding objects stick together after the collision is definitely inelastic collision. कोई भी ऐसा कोलिजन जहां पर टकराने वाले ऑब्जेक्ट टकराने के बाद जुड़ कर जा रहे हो, एक सिंगल मास बन के जा रहे हो, वो कोलिजन लाजमी तौर पे इन इलास्टिक कोलिजन होगा। यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन की गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। हमने लिखा if the two colliding objects stick together, the collision is always inelastic collision. Collision is always inelastic collision. ये जहन में अपने पास रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब इस पे कुछ कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन थी, इसकी मैं मतलब ये टू डायमेंशन की थी, ये मैं बाद में सॉल्व करवाऊंगा। पहले एक से दो जनरल क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे फॉर कोलिजन, टू अंडरस्टैंड कोलिजन, टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। चलो जी, मूविंग टुवर्ड द पास्ट पेपर्स। अभी भी बहुत सारे, बल्कि बहुत सारे नहीं, दो तीन ही ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं मोमेंटम से रिलेटेड जो अभी हम लोगों ने और डिस्कस करने हैं। ठीक है। लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके बाद फिर ये है कि हम ग्रेजुअली क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट जरा ज्यादा आ जाते हैं, मल्टीपल टाइप के आ जाते हैं, और वो थोड़े से कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैं एक साथ सारे हम लोग कर लें यहाँ पे। ठीक है। तो बहुत सारे केसेस शायद आपको लग रहे होंगे कि ये
कोलिजन के हैं, लेकिन मैं स्किप कर रहा हूँ, चले जी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आपके पास, वो कहता है कि a 2 kg mass traveling at a speed 3 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस उसने ये कह दिया कि जनाब इसको आइसोलेटेड कंसीडर कर दो, किसी किस्म की फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, कोलाइडिंग फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। कोलाइड्स हेड ऑन, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में विद इन स्टेशनरी 1 kg मास। जो दूसरा मास है वो 1 kg स्टेशनरी था। उसने बोला द मास स्टिक टुगेदर। स्टिक टुगेदर मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। उससे बोला हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ऑन इम्पैक्ट, कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है। तो डायरेक्टली उसने पूछा लॉस कितनी हुई है, क्योंकि उसने ऊपर स्टिक कह दिया था, तो मेरे पास मेरे जहन में ये बात होनी चाहिए कि जनाब क्या होगा यहाँ पे, ये एक एनर्जी लॉस वाला केस है। अब मैं इसको एज एन एमसीक्यू नहीं एज अ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें और वेरिएशन ला रहे हैं, हम इसको एज एन एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं पहले, ठीक है, वैसे तो बाद में भी लगाना था। अगर ऐसे केस में मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, तो देखो मोमेंटम ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर वुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, ठीक है। और स्टिक टुगेदर का जो केस होता है उसके अंदर मैंने कहा था, उसमें उसमें तरीकेकार ये है कि m1u1 प्लस m2u2 मस्ट बी इक्वल टू, अब स्टिक कर गए हैं, सिंगल मास कंसीडर किया जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू कॉमन वेलोसिटी v, ठीक है। अब मैं इसको किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, m1 जो था वो मैंने 2 kg मास को m1 कहा, और मैंने कहा ये वेलोसिटी 3 के साथ चल रहा था। और m2 की जहां तक बात है, तो m2 तो मूव कर ही नहीं रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 वाज 0। तो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम था वो सिर्फ 6 ही रहा, मतलब जो इंडिविजुअल उसका m1 का मोमेंटम था। मास टकराने के बाद दोनों ऐड हो गए थे, तो वो आपके पास 3 kg बन जाएगा, 2 + 1, एंड इनकी कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहां से दिस इज 6/3, आपके पास इनकी कॉमन वेलोसिटी आ गई 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो ये देखा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह लगाएंगे। अच्छा, अब आंसर जो है वो मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मकसद ये है कि ये टकराने के बाद राइट हैंड साइड पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड ये बता रहे हैं ट्रेवल टुवर्ड्स राइट। अगर यही चीज इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा था, लेकिन किसी और केस में अगर नेगेटिव आ जाती, तो वो आपको ये बता रहा था कि जनाब जो रिजल्टेंट मूवमेंट है, जो रिजल्टेंट ट्रैवल है, वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा था, एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि कितनी एनर्जी लॉस हुई है। तो मतलब आपने जो एनर्जी लॉस्ट, मतलब चेंज इन एनर्जी निकालना है, वो किस तरह आप निकालोगे। आप ये देखोगे कि आपके पास इनिशियल कितनी थी, उसमें से फाइनल कितनी बची है, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट। तो इनिशियल एनर्जी अगर मैं निकालूंगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं फॉर इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो अगेन इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैंने कहा मैं थोड़ा सा वर्किंग प्रोलॉन्ग कर रहा हूं ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझे। इनिशियल का मतलब है कि m1u1 का स्क्वायर प्लस m2u2 का स्क्वायर। अब सिंस m2 तो मूव ही नहीं कर रहा था, तो इसकी इनिशियली भी कोई काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं। आपके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ m1 की जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो रही होगी। m1 है आपके पास 2 kg का, वेलोसिटी इसकी 3 थी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ठीक है। 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाता है, एंड यू आर लेफ्ट विथ 9 जूल्स। सो दिस वाज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन, ठीक है। फाइनल के लिए अब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। फाइनल के लिए आई बी नीडिंग द वेलोसिटी, जो कि हम निकाल ही चुके हैं। अगर नहीं निकाली होती तो अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते, हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो मैंने कहा हाफ। अब मास किस तरह लिया जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि अब सिंगल मास है ना। तो 2 + 1, मैं 2 + 1 इसलिए लिख रहा हूं ताकि वाजे रहेगा, मासेस को ऐड कर रहे हैं, और इनकी कंबाइंड वेलोसिटी जो कि हमने 2 निकाली थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू 3 × 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। ये 2 रह जाएगा, एंड 6 जूल्स इज द फाइनल एनर्जी। आंसर ये भी नहीं है, आंसर द चेंज। चेंज जो आप निकाल रहे हो एनर्जी का, सो दैट वुड बी 9 - 6, दिस गिव्स यू 3 joules. So 3 joules energy was lost. किस फॉर्म में, मे बी इन साउंड, मे बी इन heat and
इन एनी अदर फॉर्म। अरे बस ऑन। चले, यहां पर अभी हमने बहुत सारे और क्वेश्चंस करने हैं, यहां पर मैं इस लेक्चर को यहां स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, एमसीक्यूज एंड कुछ पेपर टू के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ जाए। जब अच्छे से समझ में आता है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ स्किप कर रहे होंगे। ठीक है।